हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज अपन अपना डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, इसको देखते हैं। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर इकोनॉमिक्स कम भी करा दो, बाकी सारी चीज़ें करा रहे हो, इकोनॉमिक्स भी करा दो। तो आज अपन चैप्टर 1 चालू करेंगे। सबसे पहले इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जितना मॉड्यूल में है वो सारा अपन कुछ कवर कर लेंगे और फिर एक बार मॉड्यूल से क्रॉस वेरिफिकेशन करा लेंगे कि क्या क्या अपन ने पढ़ लिया। सबसे पहले दो चीज़ें, डिमांड और सप्लाई। अपन डिमांड देखते हैं। डिमांड क्या होता है? डिमांड होता है डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज प्लस विलिंगनेस टू बाय। किसी चीज़ को आप खरीदने की इच्छा रखते हो प्लस आपके पास विलिंगनेस होती है, या बोलो प्लस आपके पास एबिलिटी है उसको खरीदने की, उसको अपन बोलते हैं डिमांड। ठीक है, डिजायर है जैसे कि पेट्रोल, मेरी कार के अंदर पेट्रोल कम हो गया तो मेरी डिजायर क्या है? पेट्रोल भराना, और मैं उसके लिए विलिंगनेस हूँ, पेमेंट देने को तैयार हूँ, मेरी एबिलिटी है हाँ, क्योंकि मैं कार ओन कर रहा हूँ। तो मेरी डिमांड अभी क्या है? पेट्रोल है। तो डिमांड कोई ऐसे मतलब डिमांड एक्सक्लूसिव नहीं है, डिमांड एक मार्केट के अंदर होती है कि कस्टमर्स की क्या डिमांड है। सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ गई कोरोना की वजह से, तो डिमांड क्या चीज़ है? सबसे पहले ये बताओ। डिमांड है डिजायर टू परचेज, मेरी इच्छा है उसको बाय करने की, प्लस मेरी एबिलिटी है, प्लस मेरी एबिलिटी बोलो या विलिंगनेस बोलो, मैं उसके लिए पेमेंट करने को तैयार हूँ, इसे अपन बोलते हैं डिमांड। ठीक है, अभी अपन और डिटेल में समझेंगे डिमांड को क्या होता है। सबसे पहले देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, अपन अभी डिमांड की बात कर रहे हैं। डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? सबसे पहले देखो देखो जिसकी प्राइस ज़्यादा होती है, जिन प्रोडक्ट्स की प्राइस ज़्यादा होती है उसके लिए इसकी डिमांड कम होती है, क्योंकि सबके पास पैसे नहीं होते उसको बाय करने के लिए। तो जिस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होती है उसकी डिमांड कम होती है, और जिस प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो सब लोगों के पास इतना तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है कि उसको बाय कर सके अपनी नीड्स के अनुसार। पर अगर किसी चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा है, जैसे BMW की, ऑडी की, इन सब की प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो इनकी डिमांड कम होती है। समझ में आया? तो पहला फैक्टर क्या है जो डिमांड को अफेक्ट करता है? पहला फैक्टर हमारा प्राइस वाला फैक्टर है। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर देखो, बहुत सारे फैक्टर है, अनलिमिटेड फैक्टर है। अभी मैं कुछ इससे लिंक करूंगा इसलिए मैं समझा रहा हूं। जिसका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होता है, जिस चीज़ को ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है। एडवर्टाइजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? कि हम उसको एडवर्टाइजमेंट करें, हम उसके फैसिनेटिंग एड्स डेवलप करें जिससे कि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदे। तो जिसका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होता है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, जिसका एडवर्टाइजमेंट कम होता है उसकी डिमांड कम होती है। तो हमने डिमांड का एक और फैक्टर देखा। अब एक और फैक्टर देखो, इनकम ऑफ इंडिविजुअल। अगर किसी की इनकम 2-3-4 करोड़ है तो उसकी डिमांड चीज़ों के लिए ज़्यादा होगी, वो ये भी खरीदेगा, वो भी खरीदेगा। और किसी की डिमांड, किसी की इनकम कम होगी, जैसे 1000 रुपीज़ पर मंथ की अगर किसी की इनकम होगी तो वो हर चीज़ सोच समझ के खरीदेगा, तो उसकी डिमांड कम होएगी, उसकी डिमांड कम होएगी। समझ में आ रही है? तीन चीज़ें दोबारा देख लो। जिस चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी, कोई बहुत महंगी चीज़ है, तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि किसी के पास, सबके पास इतना पैसा नहीं है कि उस महंगी चीज को खरीदे। पर जिसकी प्राइस कम होगी उसके अंदर तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि सब लोग उसको रोज खरीदेंगे, सब लोग उसको डेली यूज के हिसाब से खरीदेंगे। जिसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होगा उसकी डिमांड ज्यादा होगी, जिसका एडवर्टाइजमेंट कम होगा उसकी डिमांड कम होगी। जिसकी इनकम ज्यादा होगी उस बंदे की डिमांड ज्यादा होगी, जिसकी इनकम कम होगी उस बंदे की डिमांड कम होगी। मतलब डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वहां पर ब्रेड बटर की डिमांड ज्यादा होगी, किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी तो वहां पर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। डिमांड वेदर पे अफेक्ट करती है। अगर गर्मी, देखो जैसे ठंड, गर्मी है, अगर गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ गई, जैसे कि वेदर कंडीशंस के कारण गर्मियाँ 1-2 मंथ्स एक्सटेंड हो गई, तो लोग कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? नॉर्मली गर्मियां 2 महीने के लिए पड़ती थी तो कोल्ड ड्रिंक की सेल होती थी 2 मंथ्स के लिए, पर गर्मी 1 महीना और एक्सटेंड हो गई, वेदर कंडीशंस 1 महीना और समर को फेवर कर रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस वेदर कंडीशन पे भी डिमांड अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज पर डिमांड अफेक्ट करती है, जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी सबको बोला कि आप मास्क का मैन्युफैक्चर करो, हम आपको टैक्स में छूट देंगे, हम ये करेंगे, तो सब लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर
सैनिटाइजर का मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी इन चीज़ों की कमी ना है इंडिया में, इसलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और अल्टीमेटली डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर भी इफेक्ट करती है, डिमांड ट्रेंड पर भी इफेक्ट करती है। फैशन ट्रेंड, पहले कोई और फैशन था तो उसकी डिमांड ज़्यादा थी, अब फैशन ट्रेंड चेंज हो गया तो अब नई प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, डिमांड फ्यूचर प्राइस पे भी डिपेंड करती है। अगर कल को लगेगा कि भाई जैसे कल से आटा नहीं मिलेगा, जैसे लॉकडाउन के अंदर हुआ था कि भाई सब लोग अपना आटा खरीद के आ रहे हैं, सब लोग एक एक दो दो महीने का राशन खरीद के आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि फ्यूचर में अगर लॉकडाउन जारी रहा तो लोगों के पास ये खत्म हो जाएंगे, शॉप्स के पास ये चीज़ें खत्म हो जाएगी और अगर होगी भी तो महंगी मिलेगी। तो डिमांड फ्यूचर प्राइस के एक्सपेक्टेशन पे भी डिपेंड करती है, डिमांड हमारी नेसेसिटी पर डिपेंड करती है। सैनिटाइजर्स हमारी नेसेसिटी थी, सैनिटाइजर्स हमारी नेसेसिटी थी, तो इसलिए डिमांड इसकी बढ़ गई। और डिमांड सेक्स रेशियो पर भी डिपेंड करती है। सेक्स रेशियो पर कैसे? इसका सिंपल एग्जांपल वो वाला है कि जैसे कि 2 साल की रेंज में मेल्स का किसी कंट्री के अंदर ज़्यादा बर्थ हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेल रिलेटेड प्रोडक्ट है उस कंट्री के अंदर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? तो डिमांड काफ़ी चीज़ों पे इफेक्ट करती है। डिमांड क्या होता है? डिमांड होता है हमारी डिज़ायर उस चीज़ को खरीदने की और हमारी एबिलिटी और हमारी विलिंगनेस उस चीज़ के लिए पे करने की। डिमांड काफ़ी सारे फैक्टर्स पे इफेक्ट करती है, जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी उसकी डिमांड कम होगी। अब देखो ये इनवर्स रिलेशन नहीं आ रहा, जिसकी प्राइस ज़्यादा उसकी डिमांड कम, तो ये क्या है? ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन इनडायरेक्ट, मतलब एक ऊपर है और एक नीचे, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आ रही है मेरी बात? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बोलो या नेगेटिव रिलेशनशिप बोलो। तो अगर कोई आपको बोले कि प्राइस और डिमांड में कैसी रिलेशनशिप है, प्राइस और डिमांड में कैसी रिलेशनशिप है, तो आप क्या बोलोगे कि प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, मतलब एक तो बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हुई, नेगेटिव रिलेशनशिप हुई। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वाला केस देखो, एडवर्टाइजमेंट बढ़ रहा है और डिमांड बढ़ रही है, मतलब दोनों सपोर्ट में है। अगर कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है और बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप, इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि भाई दोनों डायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है और एक घट रहा है और दूसरा भी घट रहा है। तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम पर भी डिपेंड करती है डिमांड, हमारे वेदर कंडीशन पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, और ये तो कुछ ही फैक्टर लिखे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिमांड डिपेंड करती है। पर एक चीज सोचो, अगर हम इतने सारे फैक्टर्स को एक साथ लेकर चलेंगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचना। इकोनॉमिक्स स्टडी करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम वेदर कंडीशन भी देखें, हम सेक्स रेशियो भी देखें, हम फ्यूचर प्राइस भी देखें, हम लोगों की नेसेसिटी भी देखें, हम किसी कंट्री की पॉपुलेशन भी देखें, हम उस कंट्री का ट्रेंड भी देखें। ट्रेंड तो बार बार बदलता रहता है, हम बार बार उन चीजों को बदलते भी रहे, तो इतना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, इतना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो डिमांड तो बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, बहुत चीजों पे डिपेंड करती है। पर लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि हम सारी चीजों को कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ इस वाली चीज को देखेंगे। ये जो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है ना, हम सिर्फ इसको स्टडी करेंगे लॉ ऑफ डिमांड में, और बाकी सारी चीजों को हम कांस्टेंट रख देंगे। जितने भी फैक्टर है उन सबको हम कांस्टेंट रख देंगे, उन सब में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, हम ये अज्यूम करेंगे उन सब में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, और फिर हम हमारा लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है ये अपन पढ़ चुके हैं। अगर किसी चीज की प्राइस कम होगी तो उसकी क्वांटिटी डिपेंडेंट ज्यादा होगी, अगर किसी चीज की प्राइस ज्यादा होगी तो उसकी क्वांटिटी डिपेंडेंट कम होगी। मतलब पर ये लॉ कब फॉलो करेगा? ये लॉ तभी फॉलो करेगा जब बाकी सारे फैक्टर्स, सिट्रस पेरिबस, क्या बोलते हैं इसको? सिट्रस पेरिबस, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दो, बाकी सारे फैक्टर्स में कोई चेंज को अज्यूम ना करो, तभी ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, तभी ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो
इनमें क्या रिलेशनशिप है मैं आपको बता चुका। दिस इंप्लाइज दैट दे आर हैविंग एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप एंड नेगेटिव रिलेशनशिप। ये नाम है, एक तो बढ़ रहा है और एक घट रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप या फिर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन एमसीक्यू क्या क्या आ सकता है। सबसे पहली बात, प्राइस, ये प्राइस और डिमांड में क्या फर्क है, क्या इनका मतलब चेंज होता है, तो वो अपन ने देख लिया। सारे बाकी सारे फैक्टर्स लॉ ऑफ डिमांड में कांस्टेंट रहते हैं या नहीं रहते। अरे प्राइस और क्वांटिटी में तभी चेंज को अपन मेजर कर सकते हैं जब हम बाकी सारे फैक्टर्स को, जितने अनलिमिटेड फैक्टर है, इन सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट अज्यूम कर ले, हम सिट्रस पेरिबस इनको अज्यूम कर ले कि ये सारे फैक्टर्स फ्यूचर में चेंज नहीं होंगे, तभी हम अपनी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है। अब इससे घबराना मत, ये क्या चीज दे रखी है, ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये प्राइस है। ये क्या बोल रहा है, डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे बोथ हैव अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। बस उसको डिनोट करने का ये तरीका है, उसको डिनोट करने का ये तरीका है। समझ में आ गई मेरी बात। अब एक बार दोबारा देखो, डिमांड क्या चीज है, डिमांड वही है हमारी एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू पे फॉर अ गुड एंड डिजायर टू परचेज इट। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस ज्यादा होगी तो उसकी डिमांड कम होगी। ये कब होएगा, जब बाकी सारे फैक्टर्स, जितने भी एडवर्टाइजमेंट, वेदर कंडीशन, सेक्स रेशो, फ्यूचर पॉलिसी, नेसेसिटी, जितने भी फैक्टर्स है उन सबको हम सिट्रस पेरिबस मान ले, तब हम ये रूल को फॉलो करेंगे। पहली चीज। अब ये जो रिलेशनशिप है इनका, प्राइस और क्वांटिटी डिपेंडेंट में, इनका क्या रिलेशनशिप है, इनका नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है और इनका इनवर्स रिलेशनशिप है। और जिनका ये सपोर्टिव है, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, इसको हम उसका उल्टा बोलते हैं, जिसका नाम है पॉजिटिव रिलेशनशिप या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप। हमने डिमांड कर लिया, हमने लॉ ऑफ डिमांड कर लिया, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कर लिया। ठीक है। अब ये देखो, इसमें एक कंक्लूजन लिखा है मैंने, इन टोटल वी कैन से दैट डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिमांड अफेक्ट करती है, पर जो प्राइस और डिमांड का फंक्शन है, ये कब काम करता है, जब हम बाकी सारे फैक्टर्स को अज्यूम कर ले, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट अज्यूम कर ले, तब ये सारी चीजें हमारी लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन करता है। अब देखो, इनका एक रिलेशनशिप समझो, इनका रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सा भी कोट कर लो, कोई सा भी कोट करके एक बार ग्राफ बना लो, समझ में आ जाएगा। जैसे कि प्राइस 0 है तो उसकी डिमांड ज्यादा है, समझ रहे हो। प्राइस बढ़ी, प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होती है तो क्या होता है, लोगों की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि सबके पास इतने पैसे नहीं होते। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुई, प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुई, प्राइस और बढ़ी, डिमांड और कम हुई, प्राइस और बढ़ी, डिमांड और कम हुई, प्राइस को 400 कर दिया, डिमांड 10 हो गई। एक लिमिट आएगा जब डिमांड 0 हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा हो गई तो कोई खरीदेगा ही नहीं। अब इसको डिनोट करने के लिए देखो, अभी अपन ने मॉड्यूल में क्या क्या कर लिया। इसको डिनोट करने के लिए देखो, हमने सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड देख ली, थ्योरी ऑफ मीनिंग ऑफ डिमांड देख लिया, लॉ ऑफ डिमांड देख लिया। अब इन्होंने ये जो चीज है ना, इसको एक ग्राफिकल नोशन के तौर पे दिखाया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे दिखाया है, एक जनरल बात करने के लिए कि अगर प्राइस ज्यादा होगी, देखो प्राइस अभी 80 है तो डिमांड 0 है, प्राइस कम हो रही है, प्राइस कम होएगी तो क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। लॉ समझ में आ गया ना। उसके हिसाब से इन लोगों ने इन पॉइंट्स को कोट करके एक जनरल बात बोली है इन दोनों के रिलेशनशिप की। इन दोनों के रिलेशनशिप की क्या जनरल बात बोली है, ये जनरल बात बोली है। तो इस चीज को ध्यान रख लोगे। देखो ये बस, अब इसको कोट करके देख सकते हो। देखो मेरी बात, प्राइस अभी 0 है, प्राइस अभी 0 है तो डिमांड कितनी है, डिमांड ज्यादा है। प्राइस अभी हाई हो गई तो डिमांड 0 हो गई। ये सारा ग्राफ को रीड करने का तरीका होता है। अगर समझ में नहीं आया ग्राफ को कैसे करते, तो इन सारे पॉइंट्स को कोट करके देख लो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंडिविजुअली कोई सी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन कोट करके देख लो तो समझ में आ जाएगा। ये ग्राफ ऐसे आएगा। दोबारा देखो, इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर प्राइस कितनी है इसको अपन कोट करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाला कोट होता है, ठीक है। इस पॉइंट पर इसकी डिमांड, ये डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, मान लो ये 100 है, 100 है, इसकी तो 100 है, और वाई एक्सिस पे प्राइस कितनी है, 0 है। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्राइस 0 हो गई। प्राइस 0 पे डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आगे अपन चले तो प्राइस कम होती रही है, प्राइस ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है। बस रिलेशनशिप को कोट करना है, या ये ग्राफ को ऐसे याद कर लो कि हमारा डिमांड और प्राइस का ग्राफ कैसा आएगा। हमारा डिमांड और प्राइस का ग्राफ ऐसा आएगा जब हम कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इसमें पुट करेंगे। इनको वेरीफाई कर लो कोऑर्डिनेट्स को, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्राइस तो बहुत ज्यादा है, डिमांड कितनी हो गई 0, और प्राइस कितनी मान लो, इसमें 200 मान लो, तो प्राइस कितनी है 200। समझ में आ रही है इतनी चीज। जब प्राइस 0 होगी, जब किसी चीज को 0 में दोगे, मान लो किसी ने आपको, किसी शॉप ने कहा कि ये चीज मैं 0 में बेच रहा हूं, तो सब लोग उसको खरीदेंगे, सब लोग, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और किसी चीज की प्राइस बहुत ज्यादा हो गई तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के उसकी डिमांड एकदम कम हो जाएगी या 0 हो जाएगी। तो ये हमने डिमांड वाला पार्ट कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। हमको क्या ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन ध्यान रख लो, इनका रिलेशनशिप ध्यान रख लो। लॉ ऑफ डिमांड कब फंक्शन करता है, जब सारी चीजें कांस्टेंट हो, इस चीज को ध्यान रख लो। इनका रिलेशनशिप क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप को कोड कैसे करते हैं, इन रिलेशनशिप को ऐसे कोड करते हैं जिसमें यहाँ तो क्वांटिटी डिमांडेड होता है, और यहाँ हमारी प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी होता है, या फिर प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, पर इन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दे तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन करता है। और ये रिलेशनशिप हमने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस और डिमांड का हमने रिलेशनशिप देख लिया। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलो। अब देखो एक्सेप्शन क्या है इसके, ये जो हमने लॉ ऑफ डिमांड, हर चीज के एक्सेप्शन है, कोई चीज कांस्टेंट रहती ही नहीं है दुनिया में, हर चीज के एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इस लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन क्या है, इस लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन अभी हम देखते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है ग्रिफिन गुड्स। ग्रिफिन गुड्स क्या बोलते हैं इसको, ग्रिफिन गुड्स। ग्रिफिन गुड्स किसके नाम पर आया है, सर रॉबर्ट ग्रिफिन के नाम पर आया है। ग्रिफिन गुड्स किसके नाम पर है, सर रॉबर्ट ग्रिफिन के नाम पे है। ग्रिफिन गुड्स होता क्या है, ग्रिफिन गुड्स होते हैं इंफीरियर प्रोडक्ट्स। तो एमसीक्यू के अंदर अगर आए कि ग्रिफिन गुड्स किसको बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा, इंफीरियर गुड्स। ग्रिफिन गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स। अब मेरी एक चीज समझो, क्या होता है कि कोई, जैसे ब्रेड है, कोई ब्रेड है, उसकी प्राइस वैसे ही 20 रुपए है, समझना 20 रुपए है। अगर इस ब्रेड की प्राइस 5 रुपए हो जाएगी, ये क्या है, ये इंफीरियर के अंदर आता है। इंफीरियर में क्यों आता है यार, ये कार थोड़ी है जो महंगी है। कोई भी सस्ती चीज को अपन इंफीरियर गुड्स बोल सकते हैं कि जिसको कोई भी बाय कर सकता है। अगर इसकी प्राइस 5 रुपए हो जाएगी ब्रेड की, तो लोग पता है क्या करेंगे, जैसे सुनो मेरी बात। सबसे पहले हमारा रूल क्या था, हमारा रूल ये था कि अगर प्राइस आप कम कर दोगे तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये हमारा जनरल रूल था, समझ रहे हो, ये हमारा जनरल रूल था। पर अभी क्या हुआ, ये इंफीरियर गुड है, इसकी प्राइस और कम हो गई, तो इसकी डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए ना, इसकी डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए रूल के हिसाब से, पर डिमांड ज़्यादा नहीं होती, इसकी डिमांड और कम हो जाती है। इसकी डिमांड और कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है यार, लोग सोचते हैं कि ये चीज़ 20 रुपए में मिल रही थी और यही चीज़ आज 5 रुपए में मिल रही है, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ ना कुछ काला है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो ग्रिफिन गुड्स क्या होता है, ग्रिफिन गुड्स यही होता है, इसको पढ़ो एक बार। ग्रिफिन गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स को बोलते हैं। इन केस ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, अगर ब्रेड की प्राइस जो पहले 20 रुपए थी अब अगर 5 रुपए कर देंगे, वैसे डिमांड बढ़नी चाहिए थी, पर क्योंकि ये ग्रिफिन गुड्स की कैटेगरी में आता है तो इसकी डिमांड और डिक्रीज हो जाएगी, बढ़ने की जगह डिक्रीज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। इन केस ऑफ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इट्स डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू पीपल चेंज इन परसेप्शन टू शिफ्ट टू सुपीरियर कमोडिटी। लोग क्या सोचेंगे, यार हम 5 रुपए की ब्रेड नहीं खरीदेंगे, हम तो किसी और कंपनी की 25 रुपए वाली ब्रेड खरीदेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि उनको लगेगा ये 5 रुपए की हो गई ना, तो इसमें
इसमें क्वालिटी में, इसकी क्वालिटी में पक्का कोई ना कोई गड़बड़ी है, तभी ये लोग 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसकी डिमांड घट जाएगी। अब देखो जनरल रूल क्या होता है, जनरल रूल होता है कि जब हमारी प्राइस कम होगी तो हमारी डिमांड बढ़नी चाहिए। पर जो एक्सेप्शन है, हमारे एक्सेप्शन में क्या होता है कि प्राइस हमारी कम हो रही है और उसकी डिमांड भी कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार ये पहले से इतना सस्ता था और सस्ता दे रहा है, तो पक्का कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन समझ में आया। एक्सेप्शन क्यों है ये समझ में आया, क्योंकि ये हमारे जनरल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारे जनरल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए इसको अपन ने एक्सेप्शन में डाला है। सेकेंड एक्सेप्शन देखो, सेकेंड एक्सेप्शन का नाम है स्नॉब अपील। इसका नाम क्या है? स्नॉब अपील। स्नॉब अपील का मतलब क्या होता है? कुछ प्रेस्टिजियस गुड्स जो आपके स्टेटस को दिखाते हैं, जो लोग शो ऑफ खरीदने के लिए लेते हैं कि अगर मेरे पास आईफोन होगा तो मेरा स्टेटस सोसाइटी में ज्यादा होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई चीज अगर देखो, जैसे जनरल रूल क्या होता है, अगर किसी चीज की प्राइस ज्यादा होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। पर स्नॉब अपील में क्या होता है, आईफोन की प्राइस जितनी होती है, आईफोन की प्राइस एक तरीके से सबसे महंगी है और उसकी डिमांड भी क्या है? ज्यादा ही है, डिमांड भी ज्यादा ही है। इसकी डिमांड क्यों ज्यादा है? क्या आईफोन अच्छा है क्या? आईफोन में क्या ज्यादा फीचर्स है? नहीं है, पर उसकी डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो प्रेस्टीज के अंदर आ जाता है लोगों की, लोग उसको अपने स्टेटस से जोड़कर देख रहे हैं, लोगों को एक्सपेंसिव चीजों को शो ऑफ करने का शौक है। स्नॉब अपील का मतलब यही हुआ, शो ऑफ करना। अगर कोई ज्यादा एक्सपेंसिव चीज होगी तो मैं तो एक्सपेंसिव को ही खरीदूंगा। इससे अच्छा ये नहीं कि मैं 10 मोबाइल खरीद लूं 10,000 के, मैं तो 1 लाख रुपीस का आईफोन ही खरीदूंगा, क्योंकि मेरे को अपना स्टेटस सोसाइटी में दिखाना है, मेरे को प्रेस्टिजियस गुड्स लेने हैं। तो यही स्नॉब अपील का एग्जांपल है। इन जनरल क्या होता है, प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, पर स्नॉब अपील में क्या होता है, जितनी प्राइस होती है, जितनी ज्यादा प्राइस होती है, लोग उसको उतना खरीदते हैं, क्योंकि वो उस चीज को स्टेटस पे लेकर जाते हैं, वो उस चीज को, लोगों को प्रेस्टिजियस चीज, कुछ लोगों को प्रेस्टिजियस चीज खरीदने का शौक है। तो स्नॉब अपील ध्यान रखना, ये भी एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, ये भी एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, क्योंकि ये हमारा जनरल रूल फॉलो नहीं कर रहा। हमारा जनरल रूल ये वाला है और ये एक्सेप्शन है, और ये हमारा जनरल रूल फॉलो नहीं कर रहा। आगे चलो, स्पेकुलेशन समझो, when people are under misbelief that the prices in future will increase, they increase their demand। इसका समझना बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है, सबने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले। जनरली क्या होता है, प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है? कम होती है। पर इस केस में क्या होता है? स्पेकुलेशन क्या होता है? लोगों को लगता है, लोगों को क्या लगता है, जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सब लोगों ने 2-3 मंथ्स का स्टोर कर लिया, सारा अपना राशन का सामान। क्यों स्टोर कर लिया? क्योंकि उनको लगा फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, उनको लगा फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, तो उन्होंने अपनी डिमांड बढ़ा दी। सब लोग रात को लाइन पे लगा के खड़े हो गए, पूरी लाइन लग गई, सारे जितने किराने की दुकान थी सब पे लाइन लग गई, बाहर तक लाइन लग गई, रोड के आगे तक लाइन लग गई। तो ये क्या हुआ? क्योंकि लोगों को लगा आने वाले टाइम में आटा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारी लिविंग की बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा और मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलेगा। तो लोगों को क्या लगा, प्राइस बढ़ जाएगी, तो उन लोगों ने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। जनरल रूल ये वाला था, एक्सेप्शन हमारा ये वाला हुआ। इतनी बात समझ में आई। व्हेन पीपल आर अंडर बिलीव दैट द प्राइसेस इन फ्यूचर विल इंक्रीज, मतलब उनको लगा कि प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ेगी, तो हमारे जनरल रूल के हिसाब से उन लोगों को अपनी डिमांड कम कर देनी चाहिए थी, पर उन लोगों ने क्या करा, अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। तभी तो ये हमारा एक्सेप्शन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, ये होना चाहिए था। पर कुछ अफवाहों के कारण, कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाहों के कारण ये सारी चीजें हमारी गड़बड़ा गई और इसको हम एक्सेप्शन के अंदर लिया है। समझ रहे हो? हमने 3 एक्सेप्शन देख लिए, अभी अपन और एक्सेप्शन देख लेते हैं। रुक जाओ, एक और एक्सेप्शन है इसका लॉ ऑफ डिमांड का, फिर हमारा लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया। फिर हम लॉ ऑफ सप्लाई की ऑफ चलेंगे। बायसनेस, इल्यूजन, मतलब बायसनेस, समझ रहे हो? इसकी बात समझो। व्हेन बायस्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विथ प्राइस चेंज,
वही बात हो गई, ये कोई एक्सक्लूसिव सेक्शन नहीं है, इसके अंदर भी क्या है, लोग बायस्ड है, लोग एक क्वालिटी के लिए बायस्ड है, मतलब लोगों की जिद है कि मेरे को तो आशीर्वाद का आटा ही खरीदना है, मेरे को आशीर्वाद का आटा ही खरीदना है, ठीक है। और अगर आशीर्वाद अपनी प्राइस भी बढ़ा देगा तो वो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी डिमांड को बढ़ा ही रखेंगे, वो अपनी डिमांड कम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर गुड से एडिक्टेड है, वो एक पर्टिकुलर गुड से एडिक्टेड है और उनको कोई मतलब नहीं है कि उसकी प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है, वो बायस्ड है, वो बायस्ड है इस प्रोडक्ट के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं बायसनेस और इल्यूजन। तो ये भी हमारा एक्सेप्शन है। कैसे क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, एमसीक्यू के अंदर 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा एक्सेप्शन है हमारा, ग्रिफन को टिक कर देना, इल्यूजन को टिक कर देना, हमारे बाकी के जो 2 थे उनको भी टिक कर देना, स्नॉब अपील और स्पेकुलेशन। अब देखो एक बार दोबारा देख लो कि हमने अभी तक डिमांड में क्या क्या करा, हमने डिमांड में क्या क्या करा। सबसे पहले हमने डिमांड की डेफिनेशन करी कि डिमांड होता क्या है, फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड करा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, क्या होना चाहिए प्राइस का रिलेशन डिमांड के साथ, और बाकी सारे फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट रखना है या नहीं रखना, इन दोनों का ग्राफिकल रिलेशनशिप क्या होगा और इस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, इसको नेगेटिव रिलेशनशिप बोलेंगे, इसको इनवर्स रिलेशनशिप बोलेंगे और इसको इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बोलेंगे। फैक्टर्स वाली बात हो गई, ये वाला अपन ने पूरा कर लिया। अब एक्सेप्शन क्या होता है, जो कि हमारे जनरल रूल को फॉलो नहीं करता। हमारी जनरल रूल क्या था, प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड घटेगी और प्राइस घटने के साथ डिमांड बढ़ेगी, ये हमारा जनरल रूल था। पर ये जो एक्सेप्शन है ये हमारे जनरल रूल को फॉलो नहीं करते। ग्रिफन गुड्स में क्या होता है, प्राइस और कम हो जाती है तो लोग अपनी डिमांड को भी कम कर लेते हैं, लोगों को लगता है दाल में कुछ काला है। स्नॉब अपील क्या होता है, प्राइस बढ़ रही है, लोग अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको आईफोन लेना अच्छा लगता है, उनको आईफोन से अपनी प्रेस्टीज दिखती है, वो आईफोन को अपने स्टेटस से जोड़ के, अपनी आइडेंटिटी की तौर पे जोड़ के देखते हैं, इसलिए उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है। स्पेकुलेशन क्या होता है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो लोग अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं। मतलब जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, ये चारों केस उसके उल्टे चलते हैं, तभी ये एक्सेप्शन के अंदर इंक्लूड हुए। बिजनेस इल्यूजन में क्या होता है कि हम तो किसी चीज से एडिक्टेड है, हमें तो वही क्वालिटी चाहिए, हमें तो आशीर्वाद का आटा ही चाहिए, तो उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये हमारा बिजनेस इल्यूजन हो गया। अब अपन आगे देखते हैं। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, डिमांड अपन ने कर लिया, डिमांड क्या था, प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी, ये हमारा प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप हो गया जिसको अपन लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई ये होता है कि अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बोले तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर किसी चीज की प्राइस कम होगी तो उसका प्रोडक्शन कम होगा। इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। सैनिटाइजर्स की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई थी, लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि सब लोग सैनिटाइजर खरीद रहे थे, हर एक फैमिली मेंबर के पास सैनिटाइजर हो रहा था, इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई। तो सब लोगों ने अपनी सप्लाई, सारे मैन्युफैक्चरर्स ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि उनको लगा कि इसकी प्राइस ज़्यादा है तो इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा बिकेंगे। बस इसमें यही लॉजिक है कि जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, और अगर प्राइस कम होगी तो उसकी सप्लाई कम होगी। कभी अनियन की, कभी प्याज की अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। सारे किसान क्या सोचते हैं कि अब हम ये अनियन उगाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और अगर किसी की प्राइस कम होएगी तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होगा। अगर किसी की, जैसे सैनिटाइजर की प्राइस 1 रुपये ही होती, हमेशा से 1 रुपये होती, तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता। जो सप्लायर है, आप अपने आप को सोचो कि मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर इसकी प्राइस 1 रुपये होती, क्या मेरे को इंटरेस्ट होता इसको बेचने का? इंटरेस्ट ही नहीं होता। और अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता तो
इसकी सप्लाई कम ही रहती, इसकी सप्लाई कम ही रहती। अब खुद को एक बिजनेसमैन सोचो कि सैनिटाइजर 80 रुपये हो गया था, सैनिटाइजर 80 रुपीज़ हो गया था, तो आपने कहा कि यार ये तो मज़ा आ गया, लॉकडाउन हो गया तो अब हम सैनिटाइजर की सप्लाई करेंगे, हम सैनिटाइजर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम सैनिटाइजर्स को मार्केट में बेचेंगे और कितने में बेचेंगे, 80 रुपये में, और लोग इसको खरीदेंगे तो हमारे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इतनी बात समझ में ही। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कस्टमर का होता है कि कस्टमर की क्या डिमांड है, और सप्लायर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो बंदा इन चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो बंदा इन चीजों को बेच रहा है, जो शॉपकीपर हो गया एक तरीके से, उसको अपन सप्लायर बोल सकते हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ सप्लाई देखो। अब जैसे कि सुनो मेरी बात, जैसे कि डिमांड और प्राइस भी बहुत सारे फैक्टर्स पे, डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वैसे ही सप्लाई भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पर हम एक्सक्लूसिवली सिर्फ प्राइस का फैक्टर देखेंगे, हम चेंज इन डिमांड, हम चेंज इन सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस देखेंगे, कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स सिट्रस पेरिबस, कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स सिट्रस पेरिबस। जैसे अपन ने पहले करा था कि डिमांड तो बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट करती है, डिमांड तो बहुत सारी चीजों पर इफेक्ट करती है, पर हम सिर्फ प्राइस को स्टडी करते थे और बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देते थे। वैसे ही सप्लाई बहुत सारे फैक्टर्स को इफेक्ट करती है, इसलिए हम सिर्फ बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट करने के बाद सप्लाई का रिलेशनशिप सिर्फ प्राइस के साथ स्टडी करते हैं, सप्लाई का रिलेशनशिप सिर्फ प्राइस के साथ स्टडी करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर। अब देखो, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अ फर्म विल प्रोड्यूस एंड ऑफर टू सेल ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एज द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट राइजेस। वही बात बोली कि जो भी प्रोड्यूसर होगा, जो भी फर्म होगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, वो यही सोचेगी कि इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो हम इसका ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे लोग उतना उस प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे खरीदेंगे और उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। इसको प्रैक्टिकली अपने आप पे अप्लाई करके देखो, जैसे अभी मैंने बताया है, कभी नहीं भूलोगे। ये रिलेशनशिप हो गई। अब देखो एक और चीज समझो, जैसे कि ये डिमांड और प्राइस का ये रिलेशनशिप था, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, और इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव इनडायरेक्ट, मतलब ये सारी चीजें अपन बोलते हैं ना, नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नेगेटिव, इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे, देखो दोनों सपोर्ट में इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप, इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आ रही है मेरी बात? एकदम समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दोनों के पर्सपेक्टिव से हमने लॉ ऑफ डिमांड भी कर लिया, लॉ ऑफ सप्लाई भी कर लिया, उनका रिलेशनशिप जो आया उसका रिलेशनशिप क्या होता है ये अपन ने देख लिया, सिट्रस पेरिबस। बाकी जितने फैक्टर है, दिमाग मत लगाओ कितने फैक्टर है, हजारों फैक्टर होते हैं कि मार्केट में कंपटीशन कितना है, गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगा दिया उस प्रोडक्ट पे, गवर्नमेंट ने कितना प्राइस ऑफ प्रोडक्शन रखा है, गवर्नमेंट ने, मतलब सारी चीजें कि कितना कंपटीशन है, उसका प्राइस कितना है, सैनिटाइजर को मैन्युफैक्चर करने में कितने रुपए लगते हैं, टेक्नोलॉजी कितनी है, इन सारी चीज को हम कांस्टेंट रख देंगे। सारी चीज को हम कांस्टेंट रखने के बाद हमारा लॉ ऑफ सप्लाई वर्क करेगा, जो कि बोलता है कि प्राइस बढ़ेगी, उस चीज की सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हम इसको हाई प्राइस में बेचेंगे और हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। उन लोगों को इंटरेस्ट आएगा जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी उसको बेचने में। समझ रहे हो? अब रिलेशनशिप ग्राफ, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था, लॉ ऑफ डिमांड में ग्राफ देखा था, वो ग्राफ कैसा था अभी मैं दिखाता हूं। लॉ ऑफ डिमांड में हमने ग्राफ देखा था, ये वाला ग्राफ ऐसा था। इसमें कौन सा रिलेशनशिप था? इसमें हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप था, याद है ना, या भूल गए? अरे यार, पॉजिटिव ये ऊपर है, डिमांड नीचे, कौन सा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसका ग्राफ कैसा था? इसका ग्राफ ऐसा था। अब ग्राफ कैसा आएगा? जब दोनों सपोर्टिंग में, सप्लाई भी ऊपर है, प्राइस भी ऊपर है। इसका ग्राफ कैसा आएगा? तो देखो इसका ग्राफ कैसे आएगा, वीडियो पॉज हो गई थी, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा,
इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो दो ग्राफ ध्यान रखने हैं। लॉ ऑफ डिमांड में ग्राफ ऐसा आएगा, और हमारा लॉ ऑफ सप्लाई में हमारा ग्राफ ऐसा आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये ग्राफ ऐसा क्यों आएगा यार, प्रैक्टिकली देखो, इस चीज की प्राइस इतनी है तो इसकी डिमांड, इसकी सप्लाई इतनी है। इस चीज की प्राइस बढ़ी, सप्लाई बढ़ गई। ये दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, वाई एक्सिस बढ़ रहा है। इसकी सप्लाई और इसकी प्राइस और बढ़ी, इसकी डिमांड और बढ़ गई। वही चीज दे रखी है। इसमें भी देखो क्या है, जैसे कि इसकी हमने प्राइस 30 कर दी तो उसकी डिमांड कितनी हो गई, 35 समथिंग हो गई। सब अप्रोक्सीमेट है। ग्राफ के अंदर कितने सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सबको थोड़ी अपन जज कर सकते हैं। इसकी हमने प्राइस 40 कर दी तो इसकी जो सप्लाई थी ये भी 40 हो गई। इसकी प्राइस और बढ़ा देंगे, इसको और ऊपर ले जाओ। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, ये प्राइस बढ़ रही है, वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। अगर समझ में ये दोनों ग्राफ नहीं आए तो दिमाग ठंडा करके इनके कोऑर्डिनेट्स को ढंग से बना के देखना, 10 10 20 20, और वरना मैं अपने ग्रुप के अंदर भेज दूंगा इनके कोऑर्डिनेट्स को ढंग से बना के। अभी अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये हमने सप्लाई भी कर ली। एक बार दोबारा देख लो जिससे कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड की डेफिनेशन पता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, सिट्रस वेरिएबल्स बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। और इनका रिलेशनशिप कैसा होता है, इनका रिलेशनशिप नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। किसका रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का। ठीक है, ये वाला अपन ने कर लिया, इसको अपन हटा देते हैं। एक्सेप्शन अपन ने कर लिए, 4 एक्सेप्शन होते हैं, बार बार नहीं करेंगे। सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई का रिलेशनशिप होता है बहुत सारे फैक्टर्स के साथ, पर हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के सिर्फ सप्लाई का रिलेशनशिप हम प्राइस के साथ देखेंगे। किसके साथ देखेंगे, प्राइस के साथ। इनका रिलेशनशिप कैसा है, इनका रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और इनका ग्राफ कैसा है, इनका ग्राफ ऐसा है। क्यों है, चेक कर लो, कोऑर्डिनेट्स बना के चेक कर लो। क्वांटिटी, ये क्या चीज है, क्वांटिटी सप्लाइड, और यहां पर क्या आएगा, प्राइस आएगा। मतलब अगर एग्जाम में डायरेक्ट ग्राफ आए कि प्राइस और सप्लाई का ग्राफ कैसा होगा, सीधा इसको मार्क कर देना। रोज रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखो, प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है। पहले 10 थी, 20 थी, फिर 30 हुई। यहां पर भी 10 थी, 20 थी, 30 हुई। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे ही हमारी सप्लाई भी बढ़ रही है। इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप। हमने लॉ ऑफ सप्लाई भी कर लिया। इन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने के बाद ही हमारा लॉ ऑफ सप्लाई वर्क करता है, वरना हमारा लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करता। ये अपन ने कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें वही एग्जाम्पल में कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करके देख लेना कुछ केसेस के अंदर। जैसे कि मैंने आपको 10-20 ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ करके दिखा दी, आप एग्जैक्ट ड्रॉ करके देखना तो आपको लगेगा यार ये ग्राफ एकदम ऐसे ही आएगा। या फिर सीधा रिमेंबर कर लो, कुछ अपन को इतना दिमाग नहीं लगाना, दोनों के ग्राफ को एज इट इज रिमेंबर कर लो कि अगर डिमांड होगी तो ग्राफ ऐसा होएगा, डिमांड होगी तो ग्राफ ऐसा होएगा, और डिमांड सप्लाई वाले केस में ग्राफ हमारा ऐसा होएगा। बस हमारा ये डिमांड भी हो गया, हमारा सप्लाई भी हो गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं आगे क्या है ये प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है, देखो मेरी बात समझना। ये वो प्राइस होती है जब हम दोनों कर्व को जैसे ये वाला कर्व ऐसा था और वो वाला कर्व वैसा था। तो वीडियो पॉज हो गई थी। देखो दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर लो, जो हमने डिमांड में सीखा, जो हमने सप्लाई में सीखा, उन दोनों ग्राफ को साथ में ज्वाइन कर लो। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, इसको अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। इस पे जो प्राइस होएगी उसको अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ई से इक्विलिब्रियम और पी से प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस वो होती है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, जहां पर जितनी डिमांड करी है उतनी सप्लाई है। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले ये डिमांड का ग्राफ था जो हमने
स्टार्टिंग में सीखा था उसको ड्रॉ कर लिया, और फिर हमने सप्लाई के ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। तो हमने ये चीज़ नोटिस करी कि एक पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट पर जो प्राइस होएगी, इस पॉइंट पर जो प्राइस होएगी उसको अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। और इस प्राइस पर क्या होगा, डिमांड विल बी इक्वल टू द सप्लाई, मतलब जितना सामान चाहिए उतना ही प्रोडक्शन होगा, द डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, इसको प्राइस बोलो, इसको पॉइंट बोलो। It is a point where supply will be equal to demand. That is, the quantity supplied in the market will be equal to the quantity demanded by the customers. समझ में आ रही है मेरी बात? यही चीज इसमें लिखी है, द प्राइस इन द मार्केट वेयर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड। इट इज द पॉइंट एट विच डिमांड एंड सप्लाई कर्व इन द मार्केट मीट्स, बोथ कस्टमर एंड बोथ प्रोड्यूसर आर सेटिस्फाइड। समझ रहे हो? तो यही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लोग पता नहीं इसको कैसे कंफ्यूज कर करके समझाते हैं। अपना तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने एक डिमांड का ग्राफ रटा, हमने एक डिमांड का ग्राफ रटा, हमने एक सप्लाई का ग्राफ रटा, हमने उन दोनों को इंटरसेक्ट करा, उस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी, और उस पॉइंट पर जो प्राइस होएगी, उस पॉइंट पर जो प्राइस होएगी उसको अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। इतनी सी बात है, और कोई इसका लॉजिक नहीं है। एमसीक्यू क्या आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है या नहीं होती, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्राइस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। अब देखो, इस पॉइंट पर कोई शॉर्टेज नहीं होती, कोई सरप्लस नहीं होता। अब ये बात समझना, शॉर्टेज और सरप्लस होता क्या है, इसको समझते हैं अपन एक बार। शॉर्टेज और सरप्लस का मतलब क्या होता है, लेमैन लैंग्वेज में सोचो, शॉर्टेज और सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है, शॉर्टेज कब होएगी, जब हमारी डिमांड ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से, जब हम ज्यादा चाह रहे, सप्लाई तो जैसे 10, देखो जैसे ब्रेड 10 पैकेट्स की सप्लाई हो रही है, और हम कितने की डिमांड चाह रहे हैं, हम 100 पैकेट्स की चाह रहे हैं। तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन को हम शॉर्टेज बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? या सप्लाई 10 का हो रहा है, प्रोडक्शन 10 का हो रहा है, मार्केट में हमारी डिमांड 100 पैकेट की चल रही है, तो शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज हो गई, किसी गुड्स की शॉर्टेज हो गई। सैनिटाइजर क्या हुआ था, मास्क की हमारी सप्लाई, हमारी प्रोडक्शन चेंज तो 100 मास्क पर डे प्रोड्यूस कर रही है फॉर एग्जांपल, और हमारी डिमांड, लोग खरीद कितना रहे, लोग 1000 मास्क की डिमांड कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होएगी तो उसमें इस प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी, क्योंकि इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इतनी सप्लाई नहीं हो रही। तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन को बोलेंगे शॉर्टेज। समझ रहे हो? अब सरप्लस क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, जब सप्लाई तो बहुत ज्यादा हो रही है पर डिमांड एकदम कम हो गई, सप्लाई तो बहुत ज्यादा हो रही है पर डिमांड कम हो गई, तो प्रोडक्ट्स बिकेंगे ही नहीं, प्रोडक्ट सेल ही नहीं होएंगे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सरप्लस। इसका एक और एग्जांपल है, सब लोगों ने सैनिटाइजर की बिजनेस खोल लिया, सब लोगों ने मास्क बेच लिए, तो थोड़े दिनों बाद क्या होगा, इनकी सप्लाई तो बहुत ज्यादा हो गई पर डिमांड अब कोई खरीद ही नहीं रहा, कोई खरीद ही नहीं रहा। समझ रहे हो? यही शॉर्टेज और सप्लाई का मतलब है। अगर एमसीक्यू में आए व्हाट इज शॉर्टेज, तो शॉर्टेज कब होती है, जब डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे पर हमारा प्रोडक्शन, हमारी सप्लाई, हमारी मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कम है, तब हो जाती है शॉर्टेज। सरप्लस क्या होती है, जब बहुत प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत सप्लाई कर रहे हैं पर हमारी डिमांड तो इतनी सी है, तो क्या हो गया, कोई खरीदेगा ही नहीं, और खरीदेगा ही नहीं तो वो सारी सरप्लस के अंदर काउंट हो जाएगी। इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे जितना हमारा प्रोडक्शन होता है उतनी हमारी सप्लाई होती है, मतलब हमारा कोई शॉर्टेज, ना तो शॉर्टेज होती ना सरप्लस होता, मामला बराबर का होता। अगर इतना सा भी मामला शिफ्ट हो जाता तो शॉर्टेज हो जाती, और अगर इतना सा भी मामला इधर शिफ्ट हो जाता तो सरप्लस हो जाती। बस इसमें यही चीज दे रखी है। अब ये देखो, एट दिस पॉइंट, at this price there is no shortage or no surplus in the market. Shortage क्या होता है, when consumer wants to buy a higher quantity than the one offered by producer. consumer को बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो उसको अपन बोलेंगे
उसको अपन बोलेंगे शॉर्टेज। और सरप्लस क्या होती है, जब हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और कंज्यूमर इंटरेस्ट नहीं होता, उसको अपन बोलेंगे सप्लाई। इस पॉइंट पर ना तो शॉर्टेज होती, ना सप्लाई, ना हमारी सरप्लस होता। इस पॉइंट पे डिमांड इक्वल है, जितना चाहिए वो इतना ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा जितना कस्टमर ले रहा है। इसको अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। एकदम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जो अपन करेंगे, उसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें अपने कान खोलकर सुनना और वीडियो छोड़कर मत जाना अगर समझ में नहीं आया तो। मैं लास्ट तक इसको 3-4 बार रिवाइज करा दूंगा, 3-4 अलग अलग ट्रिक से रिवाइज करा दूंगा। कोई से भी एक ट्रिक से इसको रट लेना अल्टीमेटली, अगर समझ में नहीं आया तो मैं समझाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उससे पहले अपन देखते हैं कि हमने मॉड्यूल से अभी तक क्या क्या कर लिया। उससे अपन देख लेते हैं मॉड्यूल से अपन ने क्या क्या कर लिया। 1 मिनट रुको, ये देखो, सबसे पहले हमने थ्योरी ऑफ डिमांड कर ली, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर ली, ये टेबल हमने देख ली, ये हमने डिमांड का ग्राफ देख लिया, ये हमने अजम्पशंस देख लिया, उसके बाद हमने एक्सेप्शंस देख लिया डिमांड के, हमने सप्लाई क्या हो गई, सप्लाई देख लिया, सप्लाई के अंदर कौन से फैक्टर्स कांस्टेंट रखेंगे, सिट्रस पेरिबस रखेंगे, वो अपन ने देख लिया, हमने सप्लाई का ग्राफ देख लिया ये वाला, और हमने फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट देख लिया। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है ये मॉड्यूल में लिखा हुआ है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। ये जो इससे पीछे वाला ग्राफ उन लोगों ने, अपन ने तो दोनों को मैच करके बना दिया, इन लोगों ने इतनी मेहनत करके बनाया, इन लोगों को पता नहीं था ना। CSGO अकेडमी हमेशा स्मार्ट वर्क में बिलीव करती है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ के अपन ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो अब अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप है, पर मैं आपको बहुत ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी बात को सुनते रहना और रोज रिवाइज करना, समझ में आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या बोलता है, ये इसका कंपैरिजन बताता है कि कितना चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। देखो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आया अभी मैं समझा दूंगा। ये किसका सिंबल है, परसेंटेज का। ये किसका सिंबल है, चेंज इन। पहले कितनी थी और अब कितनी है। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है परसेंटेज चेंज इन डिमांड। और किसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स। देखो मेरी बात अभी मैं सब समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है कि हमारी डिमांड में किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से क्या चेंज आया है, किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड में क्या चेंज आया है, उसको अपन बोलेंगे इलास्टिसिटी। अब हमें पता है फैक्टर बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले हम हमारे प्राइस फैक्टर के बारे में बात करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। हमारी डिमांड में कितना चेंज आया है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमने फैक्टर की जगह सबसे पहले किसकी बात करी है, प्राइस की, और इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी, समझ में आ रही है मेरी बात। इलास्टिसिटी क्या बताती है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है इलास्टिक, जैसे रबड़ बैंड होता है। मतलब ये, इसका कहने का मतलब यही है कि हमारी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, जब हम अपने फैक्टर्स में उतना परसेंटेज चेंज करेंगे। हमारे फैक्टर्स को अपन अगर कुछ परसेंटेज चेंज करेंगे तो हमारी डिमांड में कितना चेंज आएगा, कि हमारी डिमांड कितनी इलास्टिक है ये बताती है। अभी डिटेल में अपन और समझेंगे। तो हमने फैक्टर्स को रिप्लेस करके क्या कर दिया, प्राइस कर दिया। फैक्टर बहुत सारे होते हैं, तो जो प्राइस वाला फैक्टर हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या बताती है कि हमारी डिमांड में कितना चेंज आया, किसके रिस्पेक्ट में, प्राइस भी हो सकता है तो उसका नाम हो गया प्राइस इलास्टिसिटी। अगर नीचे इनकम हो, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, तो उसका नाम हो गया इनकम इलास्टिसिटी। ऐसे करके मतलब बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले अपन प्राइस इलास्टिसिटी समझते हैं। अब ये देखो, इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, रिस्पॉन्स, फ्लेक्सिबल। हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में अगर कोई सा भी वेरिएबल चेंज होता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना फर्क पड़ता है, उसको अपन बोलते हैं हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, डिमांड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक कंज्यूमर इनकम, प्राइस, सारी चीजों में डिपेंड करती है। अभी अपन बात कर रहे हैं प्राइस की, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्यू का मतलब क्या होता है, डिमांड। ये सिंबल लिखते जाओ,
नहीं, क्यू डी का मतलब होता है डिमांड, इसका तो ना एक तरीके से क्वांटिटी हो गया, छोड़ो एक बार। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अब इसको यार ये भी कर लो, क्या दिक्कत है, क्वांटिटी तो डिमांड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी डिमांडेड। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, सबसे चलो दोबारा देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि हमारी डिमांड में कितना चेंज आएगा जब किसी फैक्टर में चेंज हो। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है, पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो इसका नाम क्या हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज आया जब हमने प्राइस में चेंज करा। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब देखो मेरी बात, एक चीज समझना, ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, पर अल्टीमेटली हमें फॉर्मूला याद रखना है, नहीं समझ में आया तो स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे, कोई चीज 10 से लेके 12 हो गई, कोई चीज 10 से लेके 12 हो गई, तो उसका परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 2, और ओरिजिनली कितना थी 10 इंटू 100। अगर अपन ये करते हैं तो इससे हमारा परसेंटेज चेंज निकलता है, मतलब 20% चेंज हुआ, 10 से 12 हो गया, 20% चेंज हुआ। देखो अभी हमारा क्या है, ये परसेंटेज चेंज है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये जो जनरल फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी का जो जनरल फॉर्मूला है कि इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उस जनरल फॉर्मूला को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, कोई चीज 10 थी वो 12 हो गई, तो उसका परसेंटेज चेंज कितना हुआ, वो कितना परसेंट इंक्रीज हुई, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 इज इक्वल्स टू 20%। मतलब 10 था अब 12 हो गया, 20% चेंज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ। तो इस फॉर्मूले से अपन ने यहां पर इसको पुट करा, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को अपन क्या लिख सकते हैं, पहले क्या क्वांटिटी थी अब क्या क्वांटिटी है, उनका डिफरेंस क्या है, और ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, इनटू 100। वैसे ही हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस को इधर वाली टेक्निक से कोड करके अपन लिख सकते हैं कि इन दोनों की प्राइस में डिफरेंस क्या हुआ। अब प्राइस 15 थी, पहले 10 थी, तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ अपॉन ओरिजिनल प्राइस कितना हुआ, इनटू 100 हुआ। ये अपन ने करके फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लिया। अब अपन 100 से 100 काट देते हैं, और ये सबको पता होगा कि अब ये ऊपर जाएगा तो ऐसा होगा, और ये ऊपर जाएगा तो ऐसा होगा। तो अल्टीमेटली हमने फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करा, तो हमारा क्या आंसर आया, हमारा ये आया कि परसेंटेज की चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज का साइन गायब हो चुका है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। यही हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, यही हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। एक बार दोबारा देखो, ये प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी का, यही फॉर्मूला है। सर एकदम सही बोल रहा हूं। परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, परसेंटेज चेंज का होता है कि अगर 10 से लेके 12 हो गई तो अब हमें इसका परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे अपॉन ओरिजिनल करेंगे और इनटू 100 करेंगे। वैसे ही परसेंटेज चेंज को कैसे निकालेंगे, जो क्वांटिटी डिमांडेड पहले थी और जो आज है उसका चेंज लेंगे, तो चेंज इन क्वांटिटी बोलो या डिफरेंस इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलो अपॉन ओरिजिनल, सबसे इनिशियल में क्या थी, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड थी, अपॉन इसको सिंप्लीफाई करो, इसका क्या है, चेंज इन प्राइस, पहले प्राइस 10 थी आज 15 हो गई, तो चेंज इन प्राइस क्या होगा 5 होगा, अपॉन ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस इतनी थी, इनटू 100 करा, 100 से 100 कट गया, ये दोनों आपस में जाएंगे और ये दोनों आपस में जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये तो ऊपर गया और ये ऊपर गया, तो इसका क्या होगा, चेंज इन
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन, ये वाला ऊपर जा रहा है तो अपॉन चेंज इन प्राइस। देखो देखो देखो, बहुत अच्छा फॉर्मूला निकल रहा है। चेंज इन प्राइस इनटू ये ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल प्राइस वाला ऊपर गया और ये नीचे रह गया क्वांटिटी डिमांडेड, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। अब इसको इसमें देखो क्या फॉर्मूला बना अल्टीमेटली हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का, चेंज इन क्वांटिटी, पहले था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, अब है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। और ओरिजिनल प्राइस ये उल्टा है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर ये नीचे प्राइस है तो यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस आएगी, यहाँ पर फ्लो में एमसीक्यू में ओरिजिनल क्वांटिटी मत टिक कर देना। अगर क्वांटिटी यहाँ पर है तो इसके नीचे आएगी ओरिजिनल क्वांटिटी। यही हमारा प्राइस इलास्टिसिटी है, यही हमारा प्राइस इलास्टिसिटी है। बहुत ढंग से समझाने की कोशिश करी है, हो सकता है काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आया, इग्नोर मारो, एक और बार वीडियो देखो, समझ में आएगा, पक्का आएगा। और ये सारे स्टेप्स खुद लिखो, मेरी जो मैं बात बोल रहा हूँ ना उसको एक बार अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरी दोबारा रिपीट करो वीडियो और हर एक लाइन को लिखो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, फिर सब समझ में आएगा। देखो इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है हमारी डिमांड में फर्क, डिमांड में चेंज। किसके रिस्पेक्ट में, बहुत सारे फैक्टर्स है, पर अभी हम प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको अपन ने सिंप्लीफाई करा तो अल्टीमेटली हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला आया, परसेंटेज तो गायब हो गया, चेंज इन क्वांटिटी या डिफरेंस इन क्वांटिटी अपॉन डिफरेंस इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस ऊपर और नीचे ओरिजिनल क्वांटिटी। ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। एक बार मॉड्यूल दिखा दूं जिससे ऐसा ना लिखे कि सर आप तो कुछ भी पढ़ाने लग गए। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया, काफी सारे फैक्टर्स पे चीजें डिपेंड करती है। अभी हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी की। प्राइस इलास्टिसिटी क्या थी, ये इसको सिंप्लीफाई मॉड्यूल में नहीं दिखाया, पर मैंने आपको सिंप्लीफाई करके पूरा लॉजिक, पूरा इन डेप्थ लॉजिक, वो फॉर्मूला आया कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें 5 टाइप्स आती है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, पर मैं आपको ऐसा रटा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसके बाद अपन क्या बात करते हैं, इसके बाद अपन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। घबराना मत, किसी चीज से घबराने से कुछ नहीं होता जब तक उसको ढंग से समझोगे नहीं। अब देखो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, इसमें क्या होता है, 5 टाइप्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इनइलास्टिक, फिर थोड़ा सा वो मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, फिर वो जीरो इक्वल पे आता है, फिर वो इलास्टिक होता है और फिर वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। क्या इलास्टिक होता है, हमारी डिमांड। इलास्टिसिटी क्या बताती है, इलास्टिसिटी हमेशा परसेंटेज चेंज इन डिमांड बताती है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बताती है। इलास्टिसिटी क्या बताती है, हाउ मच परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब इसकी इलास्टिसिटी, उसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स। तो जब ये इलास्टिक होगा तो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होगा, और जब ये इनइलास्टिक होगा तो रिस्पॉन्स कम होगा। तो रिस्पॉन्स ऐसे करके मूव करेगा, रिस्पॉन्स इस ऑर्डर में मूव करेगा। तो सबसे पहले देखो इलास्टिसिटी क्या बताती है, इलास्टिसिटी हमारी परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस बताती है। इसमें 5 टाइप्स हैं। ये हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक है, ये हमारा यूनिटरी इलास्टिक है, ये हमारा रिलेटिवली इलास्टिक है। सबसे पहले इलास्टिक हुआ, इक्वल हुआ, फिर ये रिलेटिवली इलास्टिक हुआ और ये फिर परफेक्टली इलास्टिक हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है। अभी अपन समझते हैं इन सब के, हमको ग्राफ और इनकी वैल्यू ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं ग्राफ की ट्रिक बता दूं, सबसे पहले ग्राफ की ट्रिक सुनो, इनका रीजन वगैरह सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो सबसे पहले वाला है उसमें ग्राफ सीधा होता है, फिर ग्राफ टेढ़ा होता है, फिर ग्राफ और टेढ़ा होता है, फिर ग्राफ और टेढ़ा होता है, और फिर ग्राफ ऐसे हो जाता है। समझ रहे हो, हमें ग्राफ को याद करने की ट्रिक याद करनी है। रीजनिंग में समझाऊंगा, पर रीजनिंग कोई भी आपसे आपके एमसीक्यू पेपर में नहीं पूछेगा, हमें ग्राफ याद होने चाहिए। जो सबसे पहला वाला था उसका नाम क्या है, वो परफेक्टली, देखो मेरी बात, परफेक्टली हमारा ये क्या होता है, ये इनइलास्टिक होता है। अभी इसमें इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारा लास्ट वाला होता है वो हमारा परफेक्टली इलास्टिक होता है।
और जो हमारा बीच का होता है वो हमारा यूनिटरी होता है, यूनिटरी इलास्टिक। अभी मैं सब समझा दूंगा, चिंता मत करो, इधर देखो बस। तो इनका ग्राफ का शेप याद कर हुआ, सबसे पहले सीधा, टेढ़ा 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 और एकदम सीधा, बस इस ऑर्डर को ध्यान रखो, ये हो गया। अब देखो मेरी बात, सबसे पहले अपन बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। सबसे पहले, हाँ सॉरी, ये देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। इलास्टिसिटी क्या बताती है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बताती है। ये क्या बोल रहा है, इन इलास्टिक है। इनका क्या हुआ, नेगेटिव सेंस में हुआ। तो नेगेटिव सेंस का मतलब क्या हुआ, व्हेन देयर इज नो चेंज प्रोड्यूस्ड इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। जो हमारा मेन मोटिव है, इलास्टिसिटी किसको बताता है, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। इलास्टिसिटी हमेशा डिमांड को बताता है, और ये इन इलास्टिक है। इसका मतलब क्या है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस ऊपर हो रही है नीचे हो रही है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, और अगर ये जीरो हो गया तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारी प्राइस इलास्टिसिटी हो गई, ये क्या हो गया, जीरो। समझ रहे हो, परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव सेंस, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। किस चीज का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, जो इलास्टिसिटी बताता है। इलास्टिसिटी क्या बताता है, इलास्टिसिटी हमारी परसेंटेज चेंज इन डिमांड बताता है, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा, अब ये हमें नहीं पता क्यों नहीं दे रहा, पर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसका आंसर हो गया जीरो। तो इसका ग्राफ होगा ऐसे एकदम सीधा। व्हेन देयर इज नो चेंज प्रोड्यूस्ड, जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है उसमें कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उसके अंदर एकदम नेग्लिजिबल चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, जीरो के बराबर चेंज हो रहा है, तो आंसर क्या हो गया इसका, जीरो। जीरो को इस इक्वेशन में पुट कर लो, आंसर क्या हो गया, जीरो। क्या आंसर हुआ, हमारी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो गई, परफेक्टली इन इलास्टिक में जीरो हो गई। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक और आता है, ऐसे करके 5 है। ये वाला इधर का एक्सट्रीम केस है, ये वाला इधर का एक्सट्रीम केस है, और ये वाला बीच का है। इन दोनों को अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहा है। क्या बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहा है, इलास्टिसिटी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स कर रही है। अगर इलास्टिसिटी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड में बहुत बढ़िया चेंज आ रहा है, डिमांड में बहुत बढ़िया चेंज आ रहा है। तो डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ रहा है, डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ रहा है। देखो व्हेन स्मॉल चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं है पर डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। तो इसके अंदर जो हमारी डिमांड है इसमें अपन इन्फिनिटी पुट कर दे। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, इन्फिनिटी अप्रोचिंग हो गया। ये क्या चीज है, ये प्राइस इलास्टिसिटी हो गई। दोबारा सुनो मेरी बात, एक बार मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, काफी बच्चों को नहीं आया समझ, मेरे को ऐसा लग रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है कि हमारी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। जब परफेक्टली इन इलास्टिक होगा, इसका मतलब हमारी इलास्टिसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब हमारी डिमांड में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो अपन उसको जीरो मान लेते हैं। एकदम एक्सट्रीम केस हो गए ये दोनों, एकदम एक्सट्रीम केस हो गए ये दोनों, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली मतलब, परफेक्टली का मतलब होता है एक्सट्रीम केस, परफेक्टली इलास्टिक है मतलब इलास्टिक का क्या हुआ, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत ज्यादा मतलब ये एक तो एक्सट्रीम केस है, तो अपन मानेंगे इन्फिनिटी रिस्पॉन्स आ रहा है, अपन क्या मानेंगे, इन्फिनिटी। तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें ऊपर वाले में इन्फिनिटी रख देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी इन्फिनिटी अप्रोचिंग हो जाएगा। इसका मतलब होता है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी अप्रोचिंग। अब इनका बीच वाला केस देखो, बीच वाला क्या बोल रहा है, यूनिटरी इलास्टिक। बीच वाला क्या बोल रहा है, यूनिटरी इलास्टिक। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी पढ़ा था। यूनिटरी क्या होता है, जिसका मतलब होता है इक्वल टू वन, वन यूनी, यूनी का मतलब क्या होता है, वन। तो ये क्या बोल रहा है, ये वन कब आएगा, इसमें वन कब आएगा, जब ये दोनों का सेम होगा। जितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है उतना ही क्वांटिटी, उतना ही हमारी प्राइस में चेंज आएगा, मतलब दोनों इक्वल हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा, वन होगा। दोनों इक्वल हो गए, चाहे ये 100 और ये भी 100 होगा तो कट के वन आएगा। अगर ये 1000 होगा तो इसको भी 1000 होना पड़ेगा, तो कट के वन आएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है, ये वन क्या आएगा, ये इसकी
प्राइस इलास्टिसिटी आई, ये इसकी प्राइस इलास्टिसिटी आई। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती रिपीट करने में। देखो सबसे पहले इसमें 5 है, इसमें 5 है, हमने अभी तक 3 केस देखे। 3 केस क्या है, ये तो बोलता है परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये क्या बोलता है परफेक्टली इनइलास्टिक है। इनको याद करने की ट्रिक क्या है, पहले सीधा होता है, टेढ़ा हुआ और टेढ़ा हुआ और टेढ़ा हुआ, एकदम ऐसा हो गया। इनको याद करने की ये ट्रिक है। ये है परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब ये नेगेटिव है। इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। ये किसको डिनोट करता है कि इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। इलास्टिसिटी अगर बिल्कुल भी नहीं होगी मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, बहुत बढ़िया इलास्टिसिटी है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। अगर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, मतलब इन्फिनिटी अप्रोचिंग है, क्योंकि ये दोनों हमारे एक्सट्रीम केस है। अगर इन्फिनिटी अप्रोचिंग है तो इस फॉर्मूला में अगर इन्फिनिटी रख देंगे तो आंसर क्या हो गया, इन्फिनिटी। इसका बीच वाला केस देखो, यूनिटरी इलास्टिक। यूनि का मतलब क्या होता है, 1, मतलब 1 है। 1 कब आएगा, जब ऊपर भी सेम होएगा और नीचे भी सेम होएगा, जब ये दोनों कट जाएंगे तब 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्वांटिटी डिमांडेड है और जो प्राइस में जो हमारी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है और जो हमारी परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो दोनों इक्वल चल रही है, तो इसके केस में आंसर क्या होगा, 1। ये सारे हाइपोथेटिकल कोट करके देख लो। ये देखो इन दोनों में जितना क्वांटिटी में चेंज आया उतना ही प्राइस में चेंज आया, इसलिए इसका ये वाला हुआ। इसके अंदर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 0 है, इसलिए हमारा कर्व सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट पे टच होके, मतलब प्राइस बढ़ रही है पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फर्क नहीं आ रहा। और इसमें भी वही है। अगर ये तीनों ग्राफ की नॉलेज होगी तो समझ में आ जाएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपसे रीजन नहीं पूछेगा, हमने इतनी बढ़िया ट्रिक बताई, ये सीधा था, ये टेढ़ा हुआ, ये टेढ़ा हुआ और टेढ़ा हुआ और एकदम टेढ़ा हो गया। हमारे 5 हो गए, अभी हमने 3 डिस्कस कर लिए। अब इन दोनों के बीच के और केस डिस्कस करते हैं। मतलब 0 से 1 जाने के बीच में एक केस होगा और 1 से इन्फिनिटी जाने में एक केस होगा, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, इनइलास्टिक क्या होता है, कोई चेंज नहीं हो रहा डिमांड में। इसमें क्या होता है, इक्वल चेंज हो रहा है, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड में चेंज हो रहा है। और इसमें क्या होता है, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा पर डिमांड में बहुत सारा चेंज हो रहा है, डिमांड में हमारे बहुत सारा चेंज हो रहा है, डिमांड में हमारे बहुत सारा चेंज हो रहा है। अब इन दोनों के बीच का केस देखो। सबसे पहली बात, एक चीज ऑब्जर्व करना, ये 0 है, ये 1 है, तो इसके बीच में जो होगा ना, इसके बीच में जो होगा वो हमारा लेस देन 1 होगा। इसके बीच में क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और ये जो है इसमें 1 है और इसमें इन्फिनिटी है, तो इसमें क्या होगा, ईपी ग्रेटर देन 1 होगा। इसका ईपी क्या होगा, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रख लो। अभी ये इनइलास्टिक है, ये रिलेटिवली इनइलास्टिक हुआ, ये यूनिटरी हुआ, ये रिलेटिवली इलास्टिक हुआ और ये इनफाइनाइट इलास्टिक हुआ। मतलब इसमें रिलेटिव वर्ड जुड़ गया, इसमें रिलेटिव वर्ड जुड़ गया। ये इन दोनों के बीच का सफर बता रहा है। अब ये सफर कैसे बता रहा है, इसको पढ़ो, क्या लिखा है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये जो डिमांड चेंज हुई है ये लेस है, किसके कंपैरिजन में लेस है, इसके कंपैरिजन में लेस है। और इसमें क्या है, ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका आप देखो, मेरी बात समझना, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो आपकी परसेंटेज डिमांड सबसे पहले वाले केस में ये कितनी थी, ये हमारी 0 थी, ठीक है। सेकंड केस का भी अपन डिस्कस करेंगे। थर्ड केस में कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि दोनों इक्वल है। फोर्थ केस में कितनी हुई अभी डिस्कस करेगा। और फिफ्थ केस में क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में ये लेस देन 1 होगा और इसमें ग्रेटर देन 1 होगा। ये कैसे होगा अभी मैं समझा रहा हूँ, रुको एक बार। सबसे पहले एक चीज बताओ, अगर हमारा जो हमारा न्यूमरेटर है वो 5 है और डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा है तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा। करके देख लो, 10 एग्जाम्पल खुद करके देखना। जब हमारा न्यूमरेटर छोटा होगा और हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो हमेशा आंसर लेस देन 1 होगा। इस केस में भी क्या हो रहा है, जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है, जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो किससे कम है, वो हमारी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम है। मतलब
इसमें इतनी सी बात समझ लो यार, इतनी सी बात समझ लो, दोबारा समझ लो। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये जो है ना, ये इससे कम है, ये इससे कम होगा। अगर न्यूमरेटर इससे कम होगा डिनोमिनेटर से, तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा। इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी प्राइस से ज़्यादा है, और ज़्यादा होगा तो आंसर होगा ग्रेटर देन 1। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। एक बार लास्ट बार मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, फिर अपना ये वाला पार्ट अपन कंक्लूड करेंगे, ठीक है। देखो लास्ट टाइम रिवीजन है, दोबारा देखो कितने केस है, 5 केस है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ग्राफ याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 0 है, फिर हमारा, अरे ये 1 है, फिर ये हमारा इन्फिनिटी है, फिर ये इन दोनों के बीच में लेस देन 1 है, और ये ग्रेटर देन 1 है। समझ में आ गया। इसका नाम क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ, जीरो रिस्पॉन्स है। जीरो रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ, जो इसकी क्वांटिटी डिमांड में है वो जीरो चेंज है। इस चीज को ध्यान रखना, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, पर वो प्राइस के कंपैरेटिव में कम है। इसका मतलब न्यूमरेटर छोटा है, इसका आंसर हमेशा लेस देन 1 होगा। इसमें क्या हुआ, क्वांटिटी और प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसका नाम क्या है, यूनिटरी। यूनिटरी का आंसर क्या होता है, 1। यूनि का मतलब क्या हुआ, 1। इसका क्या होगा, ये रिलेटिव है। रिलेटिव क्या है, इनइलास्टिक है। अभी तक इनइलास्टिक चल रहा है, ये इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक है, इलास्टिक आया, और फिर ये रिलेटिवली इलास्टिक आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें 1 आया, फिर ये देखो डिमांड सबसे पहले 0, फिर डिमांड में थोड़ा चेंज आया, पर इसके कंपैरेटिव इतना नहीं है, फिर डिमांड 0 हुई, फिर डिमांड में ज़्यादा चेंज आया, प्राइस के कंपैरेटिव में ज़्यादा चेंज आया। तो न्यूमरेटर जब बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आना चाहिए। ये लॉजिकल बात है, करके देख लेना। और उसके बाद क्या हुआ, डिमांड में बहुत सारा चेंज आ गया। अल्टीमेटली लास्ट कंक्लूजन इसको याद करने का, सबसे पहले डिमांड में छोटा चेंज, बहुत जीरो चेंज आया, उसके बाद डिमांड में सिग्निफिकेंट चेंज आया, सिग्निफिकेंट चेंज आया, फिर डिमांड में इक्वल चेंज आया, फिर डिमांड में ग्रेटर चेंज आया, और फिर डिमांड में इंफिनिटी चेंज आया। इस चीज को याद रख लेना, ये पांचों चीजें याद हो गई, पांचों के ग्राफ याद हो गए, पांचों के इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू ध्यान रखना, और इनका ये लॉजिक ध्यान रखना कि इसमें क्या डिमांड है, इसमें डिमांड कम है, इसमें डिमांड इक्वल है, इसमें डिमांड प्राइस से ज्यादा है, और इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है, इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये हमने अभी तक ये कर लिया। अब एक बार अपन मॉड्यूल भी देख लेते हैं कि मॉड्यूल से अपन ने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं। दोबारा वीडियो देखना, सब समझ में आ जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी देखो, ये सारे ग्राफ, इनकी इलास्टिसिटी कितनी है, ये सारा अपन ने कर लिया, अपन ने यहां तक कर लिया। उसके बाद फैक्टर्स अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि सब कुछ मिक्स हो जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। नोट्स अगर इकोनॉमिक्स के खुद बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेरे नोट्स तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा ज्वाइन कर लो। हमने ऑलमोस्ट 60 to 70% कोर्स अपलोड कर दिया है, और आने वाले टाइम में और करेंगे। क्विजेज मॉक्स भी जल्द ऑर्गेनाइज हो गए, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो एज अ थैंक्स, एज अप्रिसिएशन कमेंट करना और लाइक करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।